नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो लास्ट जो अपना रहा था वो पदार्थ और उसकी प्रकृति रही थी, जिसके अंदर अपन ने पदार्थों के बारे में पढ़ा, यौगिकों के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज जो अपना जो टॉपिक है वो रहेगा परमाणु। ठीक है, तो परमाणु सुंदर सा एक लिखा हुआ है परमाणु। ठीक है, जो दुनिया जिस पे टिकी हुई है। ठीक है, यानी परमाणु वो होते हैं जो मिलके ही इस वर्ल्ड की संरचना जो बनी हुई है वो सब परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। ये कहते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्मतम एक इकाई से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका नाम होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु जो आप देख रहे हो ये जो परमाणु जो होते हैं वो पूरे मिलके फिर वही अणु बनाते हैं, तत्व बनाते हैं। ठीक है, और यौगिकों का निर्माण करते हैं, और यही अणु जो मिलके है फिर पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ये परमाणु। ठीक है, कैसे इनका डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, वो उनके बारे में अपन आज क्लास के अंदर देखेंगे। क्या क्या होते हैं परमाणु, और परमाणु के कौन कौन से जैसे तत्व क्या होते हैं, परमाणु मिलके तत्व बनाते हैं, अणु बनाते हैं, उनके बारे में आज क्लास रहेगी। सबसे पहला है परमाणु। ठीक है, जिसको बोला जाता है एटम और एंड मॉलिक्यूल्स, अणु, परमाणु, एटम्स और अणु। देखो, सबसे पहले कहते हैं कि महर्षि कणाद जो एक ऋषि थे, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ मैटर जो होता है सरल एवं अपरिवर्तनशील कणों का मिलकर बना हुआ होता है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था। यानी परमाणु जो शब्द जो था वो सबसे पहले महर्षि कणाद ने दिया था। ठीक है, फिर है बाद में उसका नाम जो था वो क्या पड़ा, एटम पड़ा। क्या पड़ा, एटम। बाद में उसका नाम जो था वो क्या हो गया, एटम हो गया। परमाणु जो है एटम शब्द से, जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, एटम जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका नाम है एटोमिया, एटोमियो। एटोमियो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका लैटिन भाषा में शब्द का मतलब होता है एटोमोस। ठीक है, और इन सब दोनों मतलब जो होता है वो होता है अविभाज्य कण। अविभाज्य का मतलब होता है इनडिविजिबल पार्टिकल्स, इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसको अपन तोड़ नहीं सकते, वो क्या होता है, इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। कौन से, अविभाज्य कण, जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो जो कहलाता है वो क्या होता है, परमाणु होते हैं। डाल्टन एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, इस वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कोई भी पदार्थ हो, मैटर जो होगा वो हमेशा एक कणों से मिलकर बना हुआ होता है, और छोटे से छोटा जो कण होगा उसका क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये सब किसने बताया, डाल्टन ने बताया। ठीक है, अविभाज्य कण को परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, परमाणु कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। ठीक है, परमाणु, एटम्स, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, पहले यह मान्यता थी कि भाई जिसको परमाणु जो वो है जिसको अविभाज्य, जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में उनके परमाणु जो पार्टिकल्स मिले हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो अब ये है कि इसको विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, पहले ये था कि इनको जो परमाणु जो है वो सबसे सूक्ष्मतम कण माना जाता है। अणु, अणु क्या होते हैं, एक ही तत्व का भिन्न भिन्न या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को जो रासायनिक बंध से एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ठीक है, जो रासायनिक बंध से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनको क्या बुलाते हैं अपन, अणु कहलाते हैं, या उनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अणु या मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे सपोज मान लो ऑक्सीजन जो है O2, वो अगर देखा जाए तो दो ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है। कितनी ऑक्सीजन से मिलकर बनी हुई होती है, दो, O+O। ठीक है, अच्छा यहां पे एक आया है तत्व, तत्व जिसको बोला जाता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट जो है वो एक ही प्रकार के, जिनको तत्व कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। ठीक है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है। लेकिन अणु, जिसमें दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहा जाएगा, जो रासायनिक तौर पे क्या होते हो, बंधे हुए हो। तो अब जैसे मैं यहाँ पे अणु में O2 लिखता हूं तो ये सही है, ये भी सही है, क्योंकि अणु की जो परिभाषा है उसके अंदर ये दे रखा है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह, ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक बंध से एक दूसरे से क्या हुए होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या हुआ है, बंध हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर जो सहसंयोजक बंध बना है, ठीक है, इसके कारण क्या हुई है, बंधा हुआ है, ठीक है। रासायनिक बंध भी है, दो या दो से ज्यादा भी है, तो यहाँ पे दो तो है ही है, ठीक है। तो दो है, तो इसका मतलब ये, अब ये तत्व है या अणु है, तो इसका मतलब ये है कि ये तत्व भी है और अणु भी है, ठीक है। कि तत्वों में केवल वही आएंगे जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो यहां देखो समान परमाणुओं से मिलकर बने हो, लेकिन यहां पे अणु के अंदर ये डेफिनेशन नहीं है कि वो समान प्रकार के हो या अलग अलग हो, तो भी वो क्या कहलाएंगे, अणु कहलाएंगे। इसका मतलब है कि जितने भी तत्व है वो सारे अणु है, जितने भी तत्व है वो क्या है, अणु है। लेकिन सारे अणु तत्व नहीं है। कैसे, जैसे सपोज मान लो अपन दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं H2O, ठीक है। एक H2O जो है, अब यहाँ पे देखोगे तो आपको हाइड्रोजन नजर आएगा, तो ये एक तत्व है, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के में सो हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो दोनों से मिलकर बने हुए, लेकिन यहाँ पे समान नहीं है। देखो हाइड्रोजन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, तो इसका मतलब ये क्या है, अणु है। क्या है, अणु है। लेकिन तत्व वे होते हैं जिनमें सेम समान प्रकार के क्या मिलके बने हुए होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तत्व जो है, सारे तत्व अणु है, लेकिन सारे अणु तत्व नहीं है। ठीक है, सारे अणु जो है वो तत्व है, सारे तत्व जो है वो है अणु है, ठीक है, लेकिन सारे अणु तत्व नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, H2O है, CO2 है, MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे क्या है, अणु है, ठीक है। ये सारे क्या है, अणु है। लेकिन आप देखोगे तो जैसे गोला बनाए, तो ये जो नाइट्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन जो है और ये हाइड्रोजन जो है, ये तीनों तत्व भी है, ये तीनों तत्व भी है, ठीक है। तो तत्व वे होते हैं जिनमें समान प्रकार के क्या मिलते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, वो तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और वो अणु भी कहलाते हैं, क्योंकि अणु में ये लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक तौर पे क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। तत्व भी रासायनिक तौर पे बंधे हुए रहेंगे, लेकिन उसमें तत्व में क्या होते हैं, समान होते हैं, इसमें क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो या परिभाषा में एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक समूह, ठीक है, तत्व भी हो सकता है और दो भिन्न जो परमाणु होंगे वो भी हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके अंदर एटम को बताया गया है, ठीक है। इसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर 8 तो क्या है, प्रोटॉन है, क्या है, 8 क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन है, 8 इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 8 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है। 8 8 8, ठीक है। और 8वें जो आता है उसका नाम है ऑक्सीजन। कौन आता है, ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट जो हुआ, जो इसका अंदर वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये इसका पहला कक्षक है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहे हुए, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके जो बीच वाला जहां पे ये रहता है, वहां पे इसको बोला जाता है क्या, केंद्रक। क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, इसको केंद्रक बोला जाएगा। ये इसका केंद्रक है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस है इसका। फिर आप देखोगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, कि अणु में क्या होगा, देखो ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये पूरा, ये खुद ही एक ऑक्सीजन का एक एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर देखोगे कि दो जो एटम जो है वो किसके हैं, हाइड्रोजन के, तो दो एटम किसके हैं, ये हाइड्रोजन के, ठीक है, एक दो। तो यहाँ पे जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, H2O। तो ये क्या है, ये अणु है, ये क्या है, अणु है, जो रासायनिक तौर पे इन बंधों में हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, अणु और परमाणु। नेक्स्ट है
कि परमाणु और अणुओं के बीच में जो अंतर जो है वो क्या है। ठीक है, परिभाषा अगर देखें तो किसी तत्व का सबसे मौलिक एवं सबसे छोटा भाग ही अस्तित्व में रहता है। ठीक है, हो सकता है ये क्या कहलाते हैं, जिसको सबसे छोटा भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। लेकिन अणु में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक, इसमें खुद ही परमाणु आ जाता है। ठीक है, रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, इसमें रासायनिक बंध के द्वारा क्या रहेंगे, बंधे हुए रहेंगे। ठीक है, रासायनिक रूप से ये बंधे हुए रहते हैं, इनको क्या बोलेंगे, अणु बोलते हैं। परमाणुओं अणुओं का उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, देखो ओ लिखा हुआ है खाली, तो ये क्या है, परमाणु है। यहाँ पे फास्फोरस पी लिखा हुआ है तो ये भी परमाणु है, लेकिन यहाँ पे O जो है वो O2 है, क्या है ये, O2 है, और P जो है वो क्या है, P4 है। अब बताओ P4 के अंदर आपको कितने परमाणु मिल रहे हैं, 4। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर कितने परमाणु है, 2। ठीक है, तो ये 2 या 2 से अधिक परमाणु है, तो ये क्या कहलाएगा, अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये अणु कहलाएगा। नेक्स्ट है संरचना, इसकी देखें तो किसी तत्व के गुणों का सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या होता है, किसी तत्व जो होगे वो जिससे मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है, वो जो होगा वो क्या होता है, परमाणु होता है। लेकिन 2 या 2 से अधिक परमाणु जो होते हैं उनके संयोजन से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी कण जो होगा उसके छोटा कण जो होगा वो परमाणु होगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, 2 से 2 अधिक जो होंगे वो उनके परमाणु के संयोग से इनकी संरचना बनती है। स्थिरता, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण एक परमाणु हमेशा प्रकृति में स्थिर नहीं रह सकता। देखो ये स्थिर क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक नियम होता है जिसका नियम है अष्टक नियम। क्या होता है, अष्टक नियम। ठीक है, अष्टक नियम ये कहता है कि जो परमाणु है, ठीक है, उसके बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य है। 8 इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य है, कहां पे, बाह्यतम कोश में। बाह्यतम जो कोश होगा, ठीक है, बाह्यतम कोश में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है 8, ठीक है, तो परमाणु क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को या तो देता है या किसी से लेता है, यानी देके या लेके, या फिर तीसरा जो होता है वो होता है शेयरिंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन साझा। ठीक है, तो साझेदारी करके ये अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। ठीक है, और इस 8 इलेक्ट्रॉन से या तो वो इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से लेगा या उसकी शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करके इन माध्यमों से वो क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन करता है अपने बाह्यतम कोश में। ठीक है, जब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब वो क्या बनता है, अब वो होंगे तो वो क्या बनेगा, आयंस बनता है या फिर अणु बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, आयंस बनेगा या फिर क्या बनेगा, अणु बनेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे थोड़े से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो स्थायी नहीं होता, क्योंकि ये बाहर क्योंकि स्थायी नहीं है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण नहीं होता, और जिन परमाणुओं का अष्टक पूर्ण नहीं होता तो वो स्थायी नहीं होते, स्थिर नहीं रहते, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ में रिएक्शन करते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी परमाणु जो होता है कुछ उत्कर्ष गैसों को छोड़कर बाकी जितने भी परमाणु हैं कोई भी फ्री जो फॉर्म के अंदर अपने को नहीं मिलते, वो किसी न किसी के साथ में रासायनिक बंध के द्वारा बंधे हुए ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी ऑक्सीजन जो होगा वो ऐसे ऑक्सीजन खाली नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ये जो होगा वो किसके रूप में मिलेगा, O2 के रूप में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन जो है वो ही क्या करेंगे, बॉन्ड बना के रहते हैं, यानी रासायनिक बंध द्वारा क्या हुए, ये बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में जैसे H2 हाइड्रोजन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, आपस में बंध बना रहे हैं। यानी क्यों बना रहे हैं, ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। यानी स्थायित्व कब प्राप्त होगा, कि इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये कैसे हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। कैसे हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। कब, जब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये कौन सा नियम द्वारा बताते हैं, अष्टक नियम के द्वारा ये बताया जाता है कि अष्टक नियम ये कहता है कि कोई भी परमाणु स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, और इसी को ही अष्टक नियम कहा जाता है। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन करने का जो तरीका होता है, या तो इलेक्ट्रॉन को देके या इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है, या तीसरा जो होता है वो होता है शेयरिंग। शेयरिंग के द्वारा, साझे के द्वारा क्या करते हैं, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ये करते हैं। अणु जो होते हैं, वो अणुओं का निर्माण जो होता है वो स्थिरता प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अणु जैसे सपोज मान लो ये बन गया। ठीक है, तो ये बना, यानी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। ठीक है, O और O आ गई। ठीक है, तो O के जो बाह्यतम कोश में अगर ऑक्सीजन का देखे, ठीक है, सपोज मान लो अपन ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन के जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो 8 होते हैं। 2, 8 और 2 और 6 जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इसके बाह्यतम कक्ष में रहते हैं।
6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पहले में 2 रहे K के अंदर, दूसरे के अंदर L के अंदर कितने रहते हैं, ये 6 रहते हैं। ठीक है, तो आप अपन बाह्यतम कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, एक ऑक्सीजन के ये हो गए। दूसरे ऑक्सीजन के सपोज मान लो इसके भी कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके भी 6 होंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों के बीच में ये क्या करता है, 8 करता है, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये लेने देने का हो रहा है, यानी साझे का हो रहा है। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा जिसको सहसंयोजक बंध बोलते हैं, सहसंयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके देखो आप 8 हो गए इस घेरे के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके। ठीक है, और यहाँ पे भी देखोगे तो ये वाला ये दोनों के लेंगे, इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, साझेदारी हो रही है। अब इसके भी 8 हो गए, ठीक है, और इसके भी 8 हो गए, इस वाले के और इस वाले के दोनों के 8 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे CH4 है, ठीक है, H2O है, CO2 है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल जो इसके होते हैं, जो जिसके अंदर सहसंयोजक बंध बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बंध बनता है। ठीक है, लेकिन अगर अपन देखें कि NaCl का अंदर, NaCl के अंदर, तो Na जो होता है उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 रहते हैं। ठीक है, पहले में कितने रहेंगे, 2, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 रहता, तो हो गए 11। ठीक है, ये K के अंदर, L के अंदर और ये M के अंदर। ठीक है, तो बाह्यतम कक्ष में जो है वो इसके द्वारा जो होते हैं कि ये पहला कक्षक है N और P। ठीक है, ये भी आगे आ जाएगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, फिर रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, और तीसरे में जो रहते हैं वो कितने रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, इसी तरह से अपन अगर क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का होता है 17, 2 8 और 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले के अंदर N और P ये रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, पहले वाले में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरे वाले में रहते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे वाले में रहते हैं वो कितने रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट में कितने इसके 7 हो गया, 17। ठीक है, अब 17 हो गए। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गई है कि यहाँ पे अगर देखें तो अपन सोडियम जो है उसके अंदर अगर उसको बाह्यतम कक्ष में 8 करने, तो उसके पास में 2 तरीके हैं, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, या फिर दूसरा जो होता है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन कहीं और से लाए। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को देना या 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से लाना। तो देखो सबसे आसान जो तरीका वो इस्तेमाल करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सोडियम जो होता है वो क्या करता है, अपने बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है, यानी किसी और को दे देगा। तो ये वाला जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, Na जो था उसमें पहले जो इलेक्ट्रॉन जो थे वो कितने थे, 11 थे। ठीक है, प्रोटॉन जो थे वो कितने थे, प्रोटॉन जो थे वो कितने थे, 11 थे। ठीक है, और अब जो है वो प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 11 की जगह 10 हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने हैं, 11 के 11, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, प्लस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे जो बना वो क्या बना, प्लस। तो सोडियम जो होता है वो क्या आता है, +1 आता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो प्लस में है। तो यहाँ पे दूसरी चीज अगर अपन यहाँ देखें तो अगर क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 17 है। ठीक है, लेकिन एक बढ़ जाने के कारण इसमें कितने हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं। प्रोटॉन जो है वो अभी भी 17 के 17 ही है। ठीक है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, तो 18 में से करेंगे तो -1 आएगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो ये जो बनता है ये इसको बोलते हैं आयनिक बंध। कौन सा बनता है, आयनिक बंध। तो बंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के हैं मेनली। एक तो सहसंयोजक बंध है, एक कौन सा, आयनिक बंध है, और तीसरा एक और होता है जिसको उपसहसंयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब इस तरह का होगा, अब दोनों के बीच में जो बनेगा वो कंपाउंड बन जाता है सीधा क्या, NaCl। जो NaCl बनता है वो इसी के कारण बनता है क्योंकि जो अपोजिट आयंस आ जाते हैं, एक प्लस होता है एक नेगेटिव माइनस होता है। ठीक है, दोनों के बीच में आकर्षण बंध होगा और इसके कारण क्या बनेगा, इसमें आयनिक बंध बन जाता है। ठीक है, और ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहा जाता है। ये कौन से यौगिक है, आयनिक यौगिक है। ये कौन से यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो इस तरीके से ये लेने और देने से ये बंध बनते हैं। ठीक है, तो समझ में आ चुका होगा, ये सहसंयोजक बंध है। ये इसको आगे भी अपन थोड़ा सा देखते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है,
इसमें ससंयोजक बंध बनता है, ठीक है। तो ये स्थायित्व प्राप्त हुआ। अब आपके पास में क्या बन गया, ये O2 बन गया। क्या बन गया, O2 बन गया। तो अणुओं से स्थिरता प्राप्त होती है। तो अणु जो होंगे ये अभी कैसा है, स्थिर है, ठीक है, क्योंकि इसने 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। घटक तत्व, प्रोटॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के अंदर ये वाली चीजें होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन एक ही या भिन्न भिन्न तत्वों में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, ठीक है। तत्व हो या अणु हो, इसमें क्या होंगे, या तो तत्व होंगे या तत्व के दो या दो से अधिक क्या होंगे, परमाणु होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, अणु के अंदर। तो अणु जो होता है वो दो से अधिक से होता है, परमाणु जो होता है वो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, यानी सबसे छोटी जो इकाई है वो है परमाणु। नेक्स्ट है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक परमाणु की अवधारणा, ठीक है, जो परमाणु की जो अवधारणा है उसमें क्या है कि सभी द्रव्य मतलब पदार्थ की संरचनात्मक इकाई जो होती है वो क्या होता है, परमाणु होती है। तो पहली चीज ये संरचनात्मक क्या है, इकाई है। पहली बात क्या है, ये संरचनात्मक इकाई है, यानी कोई भी मैटर जो बनेगा वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, यानी ऑल द मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स या मैटर फॉर्म बाय द एटम्स। दूसरे शब्दों में जैसे अपन एक मकान की संरचना देखें तो मकान जो होगा वो कई सारे, उसके अंदर रूम होंगे और रूम में कई सारी दीवारें होगी, ठीक है, और उन दीवारों के अंदर क्या होती है, ईंटें होती है, यानी ईंट जो है वो क्या है, यहाँ पे संरचनात्मक इकाई है, किसकी, मकान की। तो उसी तरह से पदार्थ की, ठीक है, या द्रव्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है, परमाणु होता है, ठीक है, और जिससे क्या बनता है, पदार्थ बनता है। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर के अंदर मापा जाता है, यानी एक नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁹ ठीक है, मीटर के। यानी ये क्या होगा, एक मीटर का जो होगा वो भाग होगा वो कितना होगा, 0.0000, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना ये भाग होता है। फिर है वन जो है वो अगर देखें तो यहां पे अगर देखने जाएंगे तो 1 मीटर जो होता है वो 10⁹ मीटर, नैनोमीटर जो होता है, सॉरी मीटर, 1 मीटर जो होगा वो अगर देखने जाए तो वो किसके बराबर होगा, इतने मीटर के बराबर होगा, ठीक है, इतने मीटर जो होंगे, ठीक है, उसके बराबर नैनोमीटर, जो नैनोमीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, तो 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, 10⁹ लेकिन एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻⁹ कितने होते हैं, -9 होते हैं। सभी पदार्थ इन तत्वों को छोटे छोटे कणों के अंदर परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं। अतः तत्वों के परमाणुओं या जिसको बोला जाता है एलिमेंट्स, ठीक है, अणु या परमाणुओं को क्या बनाते हैं, ये छोटे छोटे कणों से परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं जो तत्व बनाते हैं, या तत्व या परमाणु यौगिक बनाते हैं, ठीक है, और पदार्थ भी बनाते हैं। ये सारी चीजें जो होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। फिर है डाल्टन अभी आया था जिसने क्या बताया था आपको कि सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, सिद्धांत दिया था डाल्टन ने ये बताया कि सभी द्रव्य पदार्थ चाहे वो तत्व हो, ठीक है, चाहे वो यौगिक हो, चाहे वो मिश्रण हो या सूक्ष्मतम कण से बने हुए होते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी द्रव्य पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो परमाणु जो होता है वो सबसे छोटा क्या होता है, कण है, ठीक है, और इसी पे पूरी दुनिया जो है, दुनिया के अंदर जितने भी पदार्थ जो है उनका निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है, परमाणु से हुआ है। अपने अंदर भी सेल है तो सेल प्रोटीन से मिलकर बनती है, ठीक है, और प्रोटीन के अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे, ठीक है, तो अपन भी किससे बने, परमाणुओं से मिलकर बने। डाल्टन ने क्या क्या बताया समझना,
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा क्या है? तो सभी द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ, परमाणु से निर्मित होते हैं, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, यानी सभी पदार्थ जो होंगे वो द्रव्य जो होंगे वो किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से मिलकर बनते हैं। परमाणु कैसा होता है? अविभाज्य कण है, सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा अविभाज्य कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित किया जा सकता है और ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ना एटम को अपन बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन को अपन जलाएंगे तो CO2 बनेगी, तो कार्बन कहीं नहीं जाता, एनवायरमेंट में रहता है। ठीक है, यानी किसी का अस्तित्व यहाँ पे खत्म नहीं होता है, अस्तित्व में वो बने रहते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होंगे? चेंज हो सकते हैं, लेकिन कभी भी वो नष्ट या उनको बनाया नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, दिए गए तत्व में के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जैसे O2 है, O2 के अंदर दो परमाणु है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के, तो ये दोनों परमाणु जो होंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, तो इन दोनों परमाणुओं की जो गुणधर्म जो होंगे वो कैसे होंगे? बराबर होंगे। इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। तो ये ध्यान रखना है कि तत्व वे कहलाते हैं जो क्या होते हैं? समान परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो इन दोनों तत्व में, जो इस तत्व के अंदर जो ऑक्सीजन के परमाणु है दो, इन दोनों के गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, इन दोनों के रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा? समान होगा। नेक्स्ट जो है, अगर सपोज मान लो भिन्न भिन्न तत्व है, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या में अनुपात में क्या करते हैं? सहयोग करके एक यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं पूर्ण संख्या में। जैसे सपोज मान लो H2 और O, ठीक है, तो ये एक तत्व है, ये भी एक तत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? H2O एक मॉलिक्यूल बन जाता है, अणु बन जाता है, यानी पूर्ण संख्या में। तो यहाँ पे दो अणु तो किसके हैं? हाइड्रोजन के। ठीक है, दो परमाणु किसके? दो परमाणु जो है वो किसके हैं? हाइड्रोजन के। ठीक है, और एक परमाणु जो है वो किसका है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ये मिलके क्या बनाते हैं? H2O का बनाते हैं, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये पॉइंट आ गया। तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो अलग अलग होते हैं, ठीक है, के परमाणु का द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। जैसे सपोज मान लो हाइड्रोजन है H2, H2 के अंदर हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन के जो परमाणु होंगे, ये परमाणु है हाइड्रोजन, इसका जो ये ऑक्सीजन परमाणु, ये दोनों आपस में क्या होंगे? भिन्न होंगे। ये दोनों कैसे होंगे? भिन्न होंगे, क्योंकि इसका द्रव्यमान भी अलग होगा, इसके रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। किसी भी यौगिक के परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है, यानी कोई भी यौगिक बनेगा, ठीक है, तो उसमें जो संख्या जो होगी उसकी परमाणुओं की, वो कैसी होगी? बिल्कुल निश्चित होती है। फिर डाल्टन परिकल्पना में क्या संशोधन हुए? ठीक है, डाल्टन परिक्रमा में ये हुआ कि अवपरमाणुीय कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको E से लिखा जाता है, न्यूट्रॉन N से लिखा जाता है, प्रोटॉन को P से लिखा जाए, की खोज से स्पष्ट हुआ कि परमाणु में विभाजन किया जा सकता है। लेकिन पहले क्या माना जाता था कि परमाणु जो है वो कैसा है? अविभाज्य कण है। लेकिन जो है परमाणु के अंदर जब अपने को जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जब तीनों मिलते हैं, तो इसका मतलब परमाणु को और विभाजित किया जा सकता है। तो परमाणु कैसा है? विभाज्य कण है। ठीक है, पहले इसको कैसा मानते थे कि पहले परमाणु कैसा है? अविभाज्य कण है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन पे अभी रिसर्च जारी है। ठीक है, जिसमें मेसॉन है, एंटी प्रोटॉन है, प्रोजेस्ट्रॉन है। ठीक है, वो भी तत्व उनके अंदर जो अपरमाणुीय कण है वो भी उनके अंदर पाए जा रहे हैं। समस्थानिक के अस्तित्व के कारण एक ही तत्व के समस्त परमाणुओं के गुणों में समान है, यह आवश्यक नहीं है। जैसे सपोज मान लो कार्बन के दो समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक आइसोटॉप जिसे बोलते हैं। ठीक है, समस्थानिक जो होते हैं, जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन जो है उसमें कार्बन जो 6 नंबर पे आता है, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर ये 12 वाला भी होता है, और कार्बन जो होता है वो 14 वाला भी होता है। ठीक है, तो ये इसके समस्थानिक है, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन
द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। कैसी होगी? भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के आप देखोगे तो 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें परमाणु क्रमांक नीचे को लिखा जाता है, ये परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो 1 वाला भी होता है, 2 वाला भी होता है और 3 वाला भी होता है। ठीक है, तो ये 3 जो है वो क्या है? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? इसके समस्थानिक है। ठीक है, तो समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे समस्थानिकों में समान हो, तो जैसे सपोज मान लो यहाँ पे अगर इसके गुणधर्म और इसके गुणधर्म, दोनों के गुणधर्म क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। ठीक है, इनके गुणधर्म कैसे होंगे? कैसे होंगे? अलग अलग। इनके गुणधर्म कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, परमाणु की आधुनिक परिभाषा, परमाणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अस्तित्व में कभी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, कुछ गैसों को छोड़ के। ठीक है, हमेशा परमाणु किसी न किसी के साथ में रासायनिक बंध द्वारा क्या होगा? बंधा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे आपने जैसे बताया कि ऑक्सीजन जो है वो कभी भी O खाली O जो होती है वो कभी नहीं होती, क्या होती है? O2 होती है। हाइड्रोजन है तो वो H2 होगा, नाइट्रोजन है N2 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होते हैं? किसी न किसी परमाणु या तो खुद के परमाणु के साथ में या किसी दूसरे परमाणुओं के साथ में क्या करते हैं? ये रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं? बंधे हुए रहते हैं। और इसका ये किस लिए करते हैं? अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। और जब अपने अष्टक के अंदर बाह्यतम कोश के अंदर जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तब ये कैसे हो जाते हैं? स्थायित्व हो जाते हैं। और इनके लिए ये क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे या इलेक्ट्रॉन को लेंगे, या तीसरा जो होता है वो होता है शेयरिंग होता है, जिसको अपन बोलते हैं साझा। और इसके द्वारा जो बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहा जाता है। ठीक है, तो उत्कर्ष गैसें जैसे कुछ होती है, ये अपवाद के रूप में है, ये अकेली मिलती है, ये खुद के दूसरे के साथ में भी बंध नहीं बनाती है, खुद के साथ में भी क्या होती है? बंध नहीं बनाती है। ठीक है, तो भाग नहीं लेती है, स्वतंत्र अस्तित्व में ये पाई जाती है। जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, रेडॉन है। ठीक है, ये ऐसी गैसें हैं जिनको उत्कर्ष गैसें कहा जाता है। ठीक है, हीलियम, आर्गन, नियोन और रेडॉन। ठीक है, ये कैसी होती है? ये उत्कर्ष गैसें होती हैं जो क्या करती है? जो अकेली ही पाई जाती है, ये किसी के साथ में क्या होती है? संयोग नहीं करती है। ये उत्कर्ष गैसें, ये इनको अलावा जितने भी परमाणु हैं वो हमेशा अकेले नहीं रहेंगे, किसी ना किसी के साथ में क्या करते हैं? रासायनिक बंध के द्वारा क्या होते हैं? बंधे हुए रहते हैं। अब द्रव्यमान या इकाई, परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? देखो, परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण है। ठीक है, तो द्रव्यमान निकालना बहुत ही कठिन काम है। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है? किसी से कंपैरिजन करके इसके द्रव्यमान का पता लगाया जाता है। और कंपैरिजन करने के लिए किसको उपयोग में लिया गया? कार्बन 12 को। ठीक है, कार्बन 12 का मतलब ये होता है कि जिसमें कार्बन के जो परमाणु क्रमांक तो होते हैं 6, वो तो 6 ही हो गया, समस्थानिक है। ठीक है, और दूसरा जिसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, इसके सापेक्ष में क्या किया जाता है? इसका पता दूसरे परमाणुओं को क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। जैसे एक कोई पहले क्या होते थे, जैसे सपोज मान लो कोई बेचा जा रहा है, जैसे तरबूज बेच रहा है। ठीक है, तो तरबूज को, एक तरबूज में उसने 12 स्लाइड को कट कर दिया। ठीक है, अब उसने देखा कि 12 स्लाइड में एक जो स्लाइड है उसका जो वजन जो है वो 2 टमाटर के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या करेगा? वो तरबूज जब भी कोई लेने आएगा टमाटर, तो उसको स्लाइड को रखेगा, उसमें 2 टमाटर को रखेगा, दोनों का भार कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाता है। तो कंपैरिजन करके क्या देता था? वो माल को बेचता था। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे कंपैरिजन किससे करेंगे? अपने 12 से करेंगे, कार्बन 12 जो समस्थानिक है। ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान 1/12 भाग के परमाणु द्रव्यमान इकाई के मानक इकाई के रूप में लिया गया है। ठीक है, किसको? कार्बन को। क्योंकि कार्बन को क्यों लिया? दूसरे परमाणु को क्यों लिया? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर आप देखने जाओगे तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? 4 होती है। और कार्बन एक ऐसा परमाणु है जो क्या करता है? दूसरों के साथ में इसके सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? अपने को यौगिक मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी दोस्ती जो होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि ये 4 जनों के साथ में एक साथ में दोस्ती
कर लेता है या उनके साथ में बंध बना सकता है। इसलिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो परमाणु मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, कार्बन के मिलते हैं। दूसरा ये कारण है कि कार्बन जो होता है एक लंबी श्रृंखला वाले यौगिकों का भी क्या करता है, निर्माण करता है। इसी के आधार पे अन्य परमाणुओं के द्रव्यमान को अपन प्राप्त कर सकते हैं। इस किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का कार्बन के 12वें जो होता है उसके द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात में क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान की इकाई निकाली जाती है। ठीक है, तो परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा, किसी के सापेक्ष में निकाला जाएगा और सापेक्ष में किसको लिया जाता है, कार्बन को लिया जाता है। और इसकी जो इकाई जो होती है वो AMU होती है, जिसको बोला जाता है क्या, यूनिफाइड जो है द्रव्यमान लिया जाता है, यूनिफाइड द्रव्यमान। पहले लिया था एटॉमिक मास यूनिट लिया जाता था, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब क्या लिया जाता है, यू। क्या लिया जाता है, यू। जैसे सपोज मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, उसी तरह जिंक जो है उसका कितना होता है, 65 होता है। ठीक है, सोडियम जो है उसका 23 होता है, कार्बन का है वो 12 होता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी परमाणु है उनके द्रव्यमान का पता लगाया गया है। अब है कि परमाणु के जो द्रव्यमान है उसके अंदर परमाणु जो की संरचना देखे तो संरचना के अंदर अपने को परमाणु के दो भाग है, एक तो होता है उसका न्यूक्लियस रहता है, एक उसका बाह्य भाग होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक के अंदर दो चीजें रहती है, एक तो होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, जो का पाए जाते हैं उसके केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग थ्योरी दी थी। ठीक है, सबसे पहले जे थॉमसन आया था, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका मॉडल बताया कि ये जो परमाणु का जो मॉडल बताया उसके अंदर बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था उन्होंने। फिर आया था कौन सा, रदरफोर्ड आया था, तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। फिर आया था नील्स बोर आया था। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अलग अलग परमाणु के जो संरचना के बारे में बता के गए। ठीक है, तो अब जो पता लगा उसके अंदर ये है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो कहां पे रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कितने पार्टिकल्स हो गए, जो इसमें 3 पार्टिकल्स है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जिसको E के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, न्यूट्रॉन को N के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और प्रोटॉन को P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस पे जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होगा। आवेश जो होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। न्यूट्रॉन पे उदासीन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन पे धनात्मक होता है, प्रोटॉन पे आवेश कैसा मिलेगा अपने को, धनात्मक मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ कणों को खोजा गया है जिसमें मेसोन आता है। ठीक है, और कौन सा एंटी न्यूट्रॉन आता है, मेसोन आता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन आता है, जिनको आगे आ जाएंगे ये। ठीक है, तो ये पहले सबसे पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ये परमाणु के क्या होते हैं, 3 अपरमाणुवीय क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। यानी अब इनके खोज के बाद में ये पता लगा कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है E से, इसकी खोज करता, ये कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, जे थॉमसन। जे थॉमसन जो है जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, इसको खोज की थी। ठीक है, एक क्या किसमें की थी, इसको डिस्चार्ज जो ट्यूब होती है उसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन लगा के आयनिक गैसों को उसके अंदर भरा था। ठीक है, आयनिक गैस को बनने के बाद में उसमें वोल्टेज लगा के फिर उन्होंने देखा कि जो ऋण टर्मिनल जो होता है, ऋणात्मक जो कैथोड जो होता है, ठीक है, कैथोड से इलेक्ट्रोड से कुछ कण निकलते हैं जो किस तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं। जो किस तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां से इस तरफ जा रहे थे तो उन कणों को उन्होंने क्या कण के नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, इसका जो आवेश जो होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेश होता है, क्योंकि ऋण जो टर्मिनल है वहां से निकलते हैं, इसका मतलब ये ऋण होंगे तभी पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे। इनका जो मास जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये इसका आवेश है। कूलाम आवेश की क्या है, इकाई है।
कूलाम आवेश की इकाई है। आवेश को किसमें नापते हैं? कूलाम के। आवेश की इकाई है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर, ठीक है, -31 किलोग्राम होता है। ठीक है, और अगर सीधी सी बात है 9.1 इंटू, ठीक है, अपन क्या करें इसको 10 की पावर अगर 21 कर दे माइनस तो ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 3 जीरो कम कर दिए, इसमें 3 जीरो बढ़ाए हुए, इसमें 3 जीरो कम कर दिए, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 3 जीरो को माइनस कर दिया। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है जिसको एन से लिखा जाता है, ठीक है, इसकी खोज करता है जेम्स चैडविक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसा होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है। इनमें आवेश का मान जो होता है वो कितना होता है? शून्य है, कोई आवेश नहीं होता है। तो देखो आवेश का कोई मान यहाँ पे नहीं है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम इस पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या है? यहाँ पे -27 इसकी पावर होती है, तो 1.67, ठीक है, इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान कितना है इसका? 1.67 इंटू 10 टू पावर -27। ठीक है, इसका कितना है? 9.1 इंटू 10 टू पावर -13। ठीक है, ये क्या है इसका द्रव्यमान। चार्ज, प्रोटॉन, प्रोटॉन को लिखते हैं पी से, इसको किया था ई गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? ई गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ये कैसा होता है? धनावेशित होता है। इंपॉर्टेंट, पी से याद रखना। देखो कंफ्यूजन हो जाए तो याद रखने का तरीका ये है कि पी से पॉजिटिव याद रखना। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है धनावेश, तो बाकी आपको एन से होता है न्यूट्रल। ठीक है, एन से क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं, तो ई पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होता है। आवेश का मान जो होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता है। कितना होता है? -19 कूलाम होता है। और जिसका वेट जो होगा वो किसके बराबर होता है? इसके प्रोटॉन के बराबर ही होता है लगभग। वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1.672 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम होता है। ठीक है, ये किसका द्रव्यमान है? इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो इसके अंदर मेन चीज याद ये रखनी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश सेम है। आवेश क्या होंगे? दोनों पे सेम होंगे, लेकिन दोनों के आवेश सेम है, लेकिन कैसे? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन पे कौन सा होता है? धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता ही नहीं है। ठीक है, वजन जो है वो किसका है? तो ये जो है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31। ठीक है, और इसका जो होता है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -27। ठीक है, और इसका जो होता है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 टू पावर -27, ये भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन थोड़े हल्के होते हैं, तो ये बाहर की तरफ क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और इन पे कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब कई बार ये होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर कैसे लगाते हैं? तो वो राउंड में लगाते हैं? नहीं, वो राउंड में चक्कर नहीं लगाते। वो कैसे लगाते हैं? इस मोशन में लगाते हैं, जिसको बोलते हैं जिगजैग। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोशन जो है वो जिगजैग मोशन जो है, यहाँ पे इस तरह से वो गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सर्कुलर पाथ में ही करते हैं, लेकिन जो अपन ऐसे बनाते हैं तो अपन सीधी बना नहीं सकते, अपन जो है वो इस तरह से अपन दर्शाते हैं। ठीक है, तो अंदर की तरफ जो है ये तो है न्यूट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे अंदर की तरफ एक और कौन है? प्रोटॉन। और जो ये जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ये कहाँ रहते हैं? नाभिक के अंदर रहते हैं, इसको बोला जाता है नाभिक। ठीक है, ये केंद्रक होता है इसका नाभिक, ये नाभिक है। ठीक है, जिसके अंदर क्या मिलते हैं अपने को? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जो है वो किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक है, इनकी खोजों के नाम जो है वो जरूर याद रखना। अब ये जो है ये थोड़े से और एडवांस है। ठीक है, कि परमाणु के अंदर और भी कुछ ऐसे कण जो होते हैं, ठीक है, वो ये पाए जाते हैं। तो इनके नाम थोड़े से याद रख लेना खाली। ठीक है, मेसोन है। ठीक है, ये भी पाए जाते हैं। इसकी खोज युवा ने की थी। ठीक है, ये ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन प्रकृति तीनों के हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका एक है
कि जब परमाणु जो होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे तो परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलते हैं प्रोटॉन मिलते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो फिर ये साथ में कैसे रहते होंगे, एक दूसरे को रिपेल भी तो करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूट्रॉन के साथ में एक क्या होता है, परबल नाभिकीय एक बल मिलता है जो इनको बांधे के रखता है, और दूसरा जो होता है ये कण जो होते हैं वो भी इनको बांध के रखते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करते। तो इनकी खोज ये जो है युवाका ने की थी। ठीक है, मेसॉन। ठीक है, इसका द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग 200 गुना होता है, यानी ये भारी होता है। उसके बाद में न्यूट्रॉनो या एंटी न्यूट्रॉनो, इसकी खोज जो है वो पॉलिंग ने की थी। ये कैसा है, उदासीन है। ये कैसा है, उदासीन। न्यूट्रॉनों का याद रखना, एन से आते ही क्या हो, या एंटी न्यूट्रॉन होता है तो क्या है, वो उदासीन है, न्यूट्रॉन से उदासीन। द्रव्यमान नगण्य होता है किंतु निश्चित नहीं है, अभी भी इसकी खोज चल रही है, इस पे रिसर्च चल रही है। पॉजिट्रॉन जो है इसकी खोज जो है वो एंडरसन ने की है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, पी आया तो ध्यान रखना कौन सी होगी, धनात्मक होगी। एन आया तो कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन। लेकिन मेसॉन का याद रखना क्या है, तीनों हो सकते हैं, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, ये तीनों हो सकते हैं। इसका आवेश एवं द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। आवेश और द्रव्यमान किसके समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होंगे, समान होंगे, किंतु इसकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है। अभी आवेश अपने देखा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश कैसा होता था, समान था, लेकिन दोनों के एक दूसरे के कैसा है, अपोजिट है, एक प्लस है एक दूसरा कौन सा है, माइनस है। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, अलग है। ठीक है, अलग ये है कि इसके अंदर क्या है, जो एंटी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है तो इलेक्ट्रॉन के जैसा, लेकिन इस पे चार्ज कैसा है, प्लस है। एंटी प्रोटॉन, इसकी खोज जो है सेंगर ने की थी। ठीक है, ये सेंगर ने की थी। ये भी जो कण है वो कहां पे पाए जाते हैं, ये भी धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो कण जो है वो कहां पे पाए जाते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी नाभिक के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो केवल नाम याद करना आपको, इसमें कभी पूछे तो। अब है अणु। अणु जो है मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स में क्या मतलब ये है, जो इसको अपन ने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, अणु बोला जाता है। ठीक है, तो जितने भी तत्व है, तत्व भी क्या है, एक तरह के अणु है। ठीक है, तो तत्व भी क्या है, अणु है। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक बंध के द्वारा क्या होगा, बंधा हुआ रहेगा, परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। कोई भी तत्व होगा या कोई यौगिक होगा, उसका सूक्ष्मतम कण जो होगा वो क्या होगा, ये होगा, क्या बोलते हैं, अणु होगा या मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की अगर खासियत पूछे तो क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। ठीक है, दूसरा, किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुण धर्मों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में है तो किसी तत्व या यौगिक के अणु, जैसे ये ऑक्सीजन का अणु है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के गुण धर्मों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के, ठीक है, परमाणुओं को परस्पर सहयोग करके अणु का निर्माण होता है। जैसे सपोज मान लो दो तो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, दोनों को प्लस किया, क्या बना, H2O बना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि दोनों क्या है, तत्व है, दोनों तत्वों को क्या किया, कॉम्बाइन किया और क्या बन गया, H2O बन गया। ठीक है, तो अलग अलग करके इनको, जो अणु के अंदर क्या होता है, अलग अलग तत्वों के परमाणु जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, सहयोग करके क्या बनता है, अणु का निर्माण होता है। अब तत्वों के परमाणु, तत्वों को देखें तो किसी भी तत्व के परमाणु में एक ही प्रकार का, मेन चीज याद रखनी है वो क्या है, तत्व और अणु के अंदर मेन यही है कि तत्वों में आपको एक ही प्रकार के क्या मिलते हैं, परमाणु मिलते हैं, लेकिन अणु के अंदर आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, या सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक लाइन आपको पहले से लिखवा ली है कि भाई सारे जो तत्व है वो क्या है, अणु है, लेकिन सारे अणु तत्व नहीं है। आर्गन अभी बताई थी, आर्गन जो है उत्कर्ष गैस है। ठीक है, हीलियम इत्यादि अनेक उत्कर्ष गैसें तत्व के अणु में उसी तत्व के केवल एक ही परमाणु पाया जाता है। इसके अंदर परमाणुओं की जो संख्या होगी वो कितनी होती है, एक ही होती है। ठीक है, आर्गन की, हीलियम की अगर देखें एक है। ठीक है, आर्गन की देखें तो भी एक ही होते हैं। ठीक है, नियॉन की देखें तो भी एक है।
ठीक है, जियोन की देखें तो भी कैसी है, एक ही है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, उत्कर्ष गैसें है, यानी ये अकेली ही पाई जाती है, इनको अकेला रहना ही पसंद है क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं, सीधी सी बात है। अष्टक क्या होते हैं इनके, पूर्ण होते हैं, पूर्ण है। और पूर्ण का मतलब क्या होगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होते हैं बाह्यतम कक्ष में। बाह्यतम कक्ष में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पूरे होंगे। ठीक है, एक परमाणु, अगर एक परमाणु मिलता है तो क्या बोलेंगे उसको, एक परमाणु तक होते हैं। ठीक है, उत्कर्ष गैसों में किसी भी तत्व के या तक खुद के भी सहयोग नहीं करते, यानी हीलियम जैसे नियोन है तो वो भी आपस में क्या करेगा, सहयोग नहीं करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका सहयोग क्यों करेगा, क्योंकि इसके अष्टक तो पूर्ण है। अष्टक जब पूर्ण है, यानी जो सहयोग हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, कि अपने अष्टक को पूर्ण करना। ठीक है, अष्टक का मतलब क्या है, कि अपने 8 जो बाह्यतम कोश है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को करना। ठीक है, इसके लिए ये कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये खुद भी क्या, अष्टक तो पूर्ण है इनका, तो पूर्ण है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि यहाँ पे क्या होगा, कि ये खुद रिएक्शन नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो ये हमेशा अकेली ही पाई जाती है। इनकी परमाणु जो होती है वो कितनी होती है, परमाणु कितने होते हैं इसके अंदर, एक होते हैं, कितने होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, अब अणु की परमाणुकता क्या होती है, एटोमोसिटी जो होती है वो क्या होती है, एटोमोसिटी का मतलब सिंपल है एकदम। ठीक है, और कई बार ये पूछी भी जाती है कि कौन से परमाणु में एटोमोसिटी कितनी है, कोई अणु आपको दे रखे, ठीक है, उसमें पूछेंगे कि इसमें एटोमोसिटी कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है, फास्फोरस की कितनी है, या कोई भी आपको जो भी दे रखा है यौगिक वगैरह उसके अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो सपोज मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को यहाँ पे जो है वो क्या है, O2 है, क्या है, O2। तो बताओ कितने परमाणु है इसके अंदर, 2, तो ये इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, फास्फोरस में P4 कितनी है, P4, तो बताओ यहाँ पे परमाणुकता कितनी है, 4, तो यहाँ पे कितनी होगी परमाणुकता, 4 होगी। उसके बाद में है सल्फर, सल्फर में कितनी है, 8 है, कितनी है, 8। ठीक है, तो सल्फर की 8 है, तो यहाँ पे परमाणुकता कितनी होगी इसकी, 8 होगी। तो अलग अलग जितने परमाणु उसमें पाए जाते हैं वो उसकी परमाणुकता कहलाएगी। अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं को, सॉरी, परमाणुओं की संख्या को उसकी क्या बोलते हैं, परमाणुकता कहते हैं। ठीक है, यानी जितने परमाणु उसके अंदर मिलेंगे वो उसकी परमाणुकता कहलाएगी। ठीक है, इनमें आर्गन है, नियोन है, हीलियम है, इनके अंदर परमाणुकता कितनी है, एक है, क्योंकि इसमें अंदर अकेला है वो। ठीक है, अकेला है तो क्या होगा, उसमें परमाणुकता 1 होगी। ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, सपोज मान लो ओजोन है, O3, O3 का अगर है, ठीक है, O3 के अंदर परमाणुकता कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखे जाए तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो परमाणु कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाते हैं। ठीक है, यानी ओजोन के अंदर जो परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो यहाँ पे कितने हुए, ये 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परमाणुकता, यानी नंबर ऑफ जो होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पे जितने परमाणु उसमें उपस्थित होंगे वो उसके क्या कहलाते हैं, परमाणुकता कहलाती है। नेक्स्ट है, अतः किसी तत्व की यौगिक में जितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ रहता है वह उस तत्व की संख्या, उस तत्व की या यौगिक की क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। सिंपल है, देखो आर्गन, हीलियम, ठीक है, उत्कर्ष गैसें जितनी भी है उन सब में परमाणुकता कितनी होती है, एक, तो क्या बोलते हैं, एक परमाणुकता बोलते हैं। यानी परमाणु, एक परमाणु होंगे, एक परमाणु होंगे, सीधा से याद रखना है। ठीक है, द्विपरमाणुकता, डाइएटॉमिक का मतलब क्या होगा, 2 परमाणु होंगे, 2 परमाणु होंगे। कितने परमाणु होंगे इसमें, 2 परमाणु होंगे। जैसे सपोज मान लो, देख लो हाइड्रोजन गैस है H2, 2 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, नाइट्रोजन 2 परमाणु, फ्लोरीन 2 परमाणु, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, इन सब में कितना है, 2 परमाणु, तो ये कितने होंगे, 2 परमाणु, यानी कितने होंगे, द्विपरमाणुकता होगी। ठीक है, फिर ट्राइएटॉमिक की, ट्राइएटॉमिक का मतलब होता है कितने परमाणु होंगे, 3, कितने परमाणु होंगे, 3 परमाणु। ठीक है, तो देख लो कौन सा है, 3 परमाणु, ओजोन अभी बताया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो रहता है वो कितना रहता है, O3 रहता है। कितने परमाणु, यहाँ पे 3 परमाणु। चतुर परमाणु है जिसमें 4 होंगी, फास्फोरस कितनी है, 4, P4 कितने परमाणु है यहाँ पे, 4। ठीक है, उसी तरह बहुपरमाणु में आपको सीधा सा एग्जांपल है, एक तो S, ठीक है, जिसमें 8 होती है, और दूसरा है कार्बन का 16, ठीक है, 16 जो आता है अपने पास में फुल रिंग, जो होता है। ठीक है,
फुल रिंग। फुल रिंग जो होता है उसके अंदर 60 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 60 होते हैं, ठीक है। और सल्फर में कितने होते हैं? आउट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने परमाणु होंगे वो क्या होंगे? इसमें परमाणुकता कहलाएगी। एक होगा तो एक, दो होंगे तो दो, तीन होंगे तो तीन, ठीक है। तो ये इसकी क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। यौगिकों के अणु, ठीक है। अब जैसे सपोज मान लो H2O। H2O में आप देखोगे तो H2O किससे मिलकर बना हुआ होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। और द्रव्यमान का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 1:8 होता है। कैसे? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो वेट जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। कितना है? 1। और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। कितना होता है? अभी बताया था 16, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे H2O, तो कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो 2 का कितना हुआ? ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। कितना हो गया यहाँ पे? 2। तो 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो यहाँ पे कितना है? 16। 1 और यहाँ पे आए 8। तो क्या अनुपात रहा? 1:8। इसी तरह से नाइट्रोजन और अमोनिया, अमोनिया के अंदर देखें तो यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, अमोनिया को, तो अमोनिया के अंदर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, एक ही है। और हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 4 है, S4, ठीक है। तो 1 इंटू कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4। और ये कितना अपने पास में? 14, ठीक है। अब इसको करो, Na4 14 होते, ठीक है, 14। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इनका जो रेशियो जो रहेगा NH3 3 आएंगे। H कितने हैं यहाँ पे? 3, ठीक है। और यहाँ पे कितने होंगे? या हाइड्रोजन जो होंगे वो कितने हैं? 3। 1 इंटू कितने हो जाएंगे? 3। तो इनका जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा? 14:3 रहेगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो कार्बन का कितना होता है? 12, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है? 16 इंटू कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। तो काटो इसको, कितना हो जाएंगे ये? 3 और 8 आ जाएगा। 4 से कट करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? 3:8 आ जाएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक, देखो परमाणु क्रमांक वो होता है, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उससे डिटरमाइन होता है कि क्या होगा, कि उसमें परमाणु क्रमांक कितना होगा, यानी वो जो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से नंबर पे आएगा। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो इसी तरह से अपन क्या होंगे, यहाँ पे जो है जो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे उसकी संख्या के आधार पे क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है, उसको Z से प्रदर्शित किया जाता है। याद रखना, परमाणु क्रमांक को किससे? Z से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत उदासीन परमाणु, अब देखो सीधी सी बात, जितना परमाणु कैसा होता है, विद्युत का उदासीन होता है। क्यों? इसका कारण क्या है कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं उदासीन परमाणु में। उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। और बराबर होंगे तो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, तो दोनों जितने, ये 5 है तो ये भी 5 होंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, 0। यानी पदार्थ जो परमाणु होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। उदासीन परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कैसी होती है? समान होती है। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन शर्त यह है उदासीन होना चाहिए। परमाणु कैसा होना चाहिए? उदासीन परमाणु होना चाहिए। कौन सा परमाणु होना चाहिए? उदासीन। अगर परमाणु उदासीन है, उदासीन का मतलब होता है उस पर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, तब प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो उदासीन नहीं है, ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होंगे। जैसे सोडियम, सोडियम के नाभिक के ऊपर देखें तो सोडियम के अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर सोडियम का अगर देखें, ठीक है, तो सोडियम के नाभिक के अंदर देखने जाएंगे तो नाभिक जो है Na का, ठीक है, तो इसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, और प्रोटॉन, प्रोटॉन इसके अंदर कितने होंगे? 11।
और 11 ही क्या होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11, ठीक है। अब और न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर 12, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है, वो हमेशा बराबर होगी, ठीक है, प्लस या बराबर होंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन केवल उदासीन परमाणुओं के लिए, उदासीन परमाणु होंगे तो उनके लिए है तो ये बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। जैसे Na+ है, आपको पूछे कि Na+ के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो Na+ के अंदर जो है यानी इसमें 2 है 8 है, ठीक है, यानी टोटल कितने हुए इसके 10 है। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया, तभी इस पे क्या आया है, प्लस चार्ज आया है। तो यहाँ पे देखो, तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने बचे अभी 10, ठीक है। अब अपन 10 से तुलना करें तो ये 10 पे जो आता है वो कौन आता है, नियॉन आता है। 10 पे कौन आता है, नियॉन, ठीक है, तो ये नियॉन जैसा हो गया, नियॉन जैसा, ठीक है, जो उत्कर्ष गैस है नियॉन उसके जैसा ये हो जाता है, ठीक है। अब इसके आधार पे देखे तो अब देखो परमाणु क्रमांक इसका कितना 11 होता है, परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका 11 होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे 10 आ रहे हैं, इधर कितना आ रहा है 11, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये उदासीन परमाणु नहीं है, ये आयन वाला है, ये क्या बन गया, आयन बन गया। तो शर्त ये होनी चाहिए क्या, कि वो परमाणु कैसा होना चाहिए, उदासीन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक तीनों कैसे होंगे, एक ही होंगे। अब आयन, किसी उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर आवेशित जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपन आयंस बोलते हैं, अभी आपको बताया था, ठीक है। आयंस 2 प्रकार के होते हैं, धनायन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे सोडियम है, ठीक है, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, ठीक है। जितने ऊपर नंबर होंगे, जितने ऊपर क्या होंगे नंबर होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन उन्होंने त्याग करके रखे होंगे, ठीक है। तो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, और त्याग करने पे स्पीशीज पे कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है। तो त्याग पर कौन सा आवेश आता है, धन आता है, धन आवेश। कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है, यानी प्लस आएगा, ठीक है। लिथियम ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1, सोडियम ने कितना दिया 1, जेरन ने कितना देते हैं 2, एल्यूमिनियम कितना देता है 3, एल्यूमिनियम कितना देता है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। अब देखो जब भी ये देगा एल्यूमिनियम 3 देने के बाद इसका 10, 2 देने के बाद में 10, ठीक है, और 1 देने के बाद में 10, और 2 देने के बाद में हीलियम जैसा 2 जैसा, ठीक है। तो ये 10 का मतलब क्या है, ये नहीं, ये स्थायित्व हो गया। देखो अपन ने क्या बोला कि उत्कर्ष गैसें स्थायी होती है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। तो ये अपने में से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उत्कर्ष गैसें जैसा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि उत्कर्ष गैसें जो है वो कैसी है, जो अक्रिय गैसें जो है, ठीक है, वो क्रिया नहीं करती है, किसी के साथ में भी नहीं करती है और खुद के साथ में भी नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो देने के बाद में धनावेश आ जाता है, ठीक है, लेकिन इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना हो जाता है, इसका कितना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 हो गया, इसका भी कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, इसका भी कितना है 10 है, इसमें अभी इलेक्ट्रॉन कितने 10, इसमें भी कितने 10, ठीक है, और इसमें भी कितने 10 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने 10 है। तो सब में कैसा हो गया 10-10 हो गया। लेकिन ये जो छोटे होते हैं, जो कार्बन से पहले आते हैं, वो हमेशा 2 करते हैं, वो हमेशा कितने करते हैं 2। तो इसका कितना हो गया 2 जितना, डबलेट भी होता है। धन आयन में उपस्थित आवेश ये दर्शाता है कि परमाणु द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया है। धन आवेश में अगर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया, 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम कितना है 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। ऋण आयन इसका उल्टा, जो परमाणु क्या करते हैं ग्रहण करते हैं, जो ग्रहण करेंगे, ठीक है, उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है, ठीक है। और ऋण आवेश कण जो होता है वो स्पीशीज जो होती है वो ऋण आयन कहलाती है, ठीक है। जैसे ये Fe माइनस, ठीक है, -2, ठीक है, और ये 3।
अब देखो नाइट्रोजन जो है वो आप 3 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 7, पहले में आते हैं 2 के अंदर, ठीक है, दूसरे के अंदर कितने आते हैं? 5। अब 5 को 8 करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पर इसके बाह्यतम कक्ष में, ये इसका कौन सा कक्ष है? बाह्यतम कक्ष है, ये इसका बाह्यतम कक्ष है। ठीक है, इस बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ऑक्सीजन में कितना होता है? O, ठीक है, कितना होता है? पहले में 2, दूसरे में 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है। ठीक है, तो पहले में 2, दूसरे में 6, 6 को कितने चाहिए ऐड करने के लिए? ठीक है, 2 चाहिए, तो 2 ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा, और 2 ग्रहण करेगा तो इस पे कौन सा आवेश आएगा? माइनस, और ये -2 आ गया। ठीक है, क्लोरीन को कितना चाहिए? 1, फ्लोरीन को भी कितना चाहिए? 1। आयनों का निर्माण परमाणु द्वारा अष्टक पूर्ण करने के लिए किया जाता है। आगे लाइन, ठीक है, अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या किया जाता है? ये आयनों का निर्माण होता है, क्योंकि वो अपने बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। अब परमाणु और आयंस में क्या अंतर होते हैं? परमाणु ये विद्युत के उदासीन कण है, परमाणु पे कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में होते हैं, इसलिए प्लस, जितने प्लस उतने ही क्या होंगे? माइनस होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो उदासीन, क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अक्रिय गैसें को छोड़ के सभी परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संरचना में कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। परमाणु हमेशा कैसा होगा? अस्थायी। केवल किसको छोड़ के? अक्रिय गैस, क्योंकि उनके अष्टक पूर्ण होते हैं। ठीक है, अष्टक इनका अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण, इसलिए वो अस्थायी है। जिसका पूर्ण होगा वो क्या हो जाएगा? अब जैसे ये स्थायी हो गए, ये कैसे हो जाएंगे? स्थायी। स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते, ये भी आपको बताया कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रहेगा, किसी न किसी के साथ में क्या करके रहेगा? सहयोग करके रहेगा। आयनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, ये आयनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। ठीक है, ये अस्थायित्व बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे? ये साझेदारी करते हैं स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। अब है आयन। आयन की क्या होती है? ये विद्युत के आवेशित कण है, जैसे Na+ है, ठीक है, K+ है, कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम +2 है, ठीक है, जिंक +2 है, ठीक है, एल्यूमिनियम +3 है, ठीक है, क्लोरीन माइनस है, फ्लोरीन माइनस है। ये तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। फिर कल बार आएगी, ठीक है, इन सब पे माइनस माइनस माइनस, फिर कल बार आएगी। तो इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती है। मैंने अभी आपको बोला कि उदासीन जो भी परमाणु होगा तो उसमें तो बराबर होगी, लेकिन जो आयनिक जो है परमाणु, ठीक है, उनके अंदर ये बराबर नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाएगा या इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। आयनों की में इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थायी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी है? ये स्थायी है क्योंकि अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, आयनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? आयन क्या करेंगे? हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे या उसका त्याग करेंगे। अब परमाणु की संख्या या परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि देखो, परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में होता है। कहां पे होगा? नाभिक में। नाभिक जो होता है वो उसमें परमाणु द्रव्यमान उसका होगा नाभिक के। और नाभिक के अंदर दो चीजें रहती है, एक तो होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है इसमें प्रोटॉन। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या बोलेंगे अपन? परमाणु या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। जैसे अभी अपन ने देखी थी सोडियम के अंदर, सोडियम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, ठीक है, और प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 12। ठीक है, तो E + P, ठीक है, कितना हो गया? 11 प्लस कितना हो गया? 12, कितना हो गया? 23। क्या आ जाएगा? यूनिफाइड मास U। द्रव्यमान संख्या को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? A का।
तो ए बराबर पी और एन होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या एन, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो ए के माइनस क्या कर देंगे, पी कर देंगे। सपोज मान लो इसी को ही देखते हैं कि अपने को अगर पता लगाना है कि न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी ये एन है, प्रोटॉन, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन की संख्या पता लगानी है कि उसका एटॉमिक मास जो है वो कितना, द्रव्यमान संख्या जो है वो कितनी है, 23 है, द्रव्यमान संख्या 23 है, ठीक है। तो 23 से -11 कर देंगे तो क्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे न्यूट्रॉन की संख्या अपने को पता लग सकती है। परमाणु के संकेत है, देखो संकेत में यही है कि x तो परमाणु के लिए लिखा जाता है, x जो होता है वो किसके लिए, परमाणु के लिए लिखा जाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक के लिए क्या लिखा जाता है, z, तो वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, और परमाणु जो द्रव्यमान संख्या उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए अपन जैसे लिखते हैं कि C6 और S12, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो कार्बन ये तो परमाणु है, x A द्रव्यमान संख्या है, z उसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो ये इसको निरूपित करता है। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, जिसके अंदर अपने जो है वो अलग अलग आज देखे, आयंस देखे, द्रव्यमान देखे, द्रव्यमान संख्या देखी, परमाणु के बारे में देखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट अपन मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर।